Hello, my dear class 10th lovely students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई होप आपको ये आइडिया है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे कई सारे चैप्टर जो हैं डिलीटेड हैं, तो सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर हमारा डिलीटेड है एंड फिर आता है फोर्थ चैप्टर जो कि अब थर्ड चैप्टर बन चुका है, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हम बात करने क्या वाले हैं, तो अभी तक जो हम पूरे पॉलिटिकल साइंस को समझते हुए आ रहे थे, पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हुए आ रहे थे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, पावर कैसे शेयर होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस जो था पॉलिटिक्स के ऊपर वो हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट होती है। लेकिन सर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट आखिर कैसे डिफरेंट सोशल इश्यूज के साथ डील करती है वो भी कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। हम जानते हैं हमारी सोसाइटीज में कई सारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं, कई सारे सोशल डिविजन्स होते हैं, राइट। सोसाइटी में कई सारी अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, आपके अपने अपने मत होते हैं। तो उन सारे डिफरेंसेस को, डिफरेंशिएशंस को आखिर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स किस तरीके से अपने आप में एसिमिलेट करता है, आखिर वो उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है या उसे किस तरीके से टैकल करता है, ये समझने का प्रयास करेंगे हम इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के अंदर मेनली हम लोग जो बात करेंगे वो तीन सोशल डिविजन्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। तीन सोशल डिविजन्स कौन कौन से हैं सर? हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट के ऊपर, ठीक है। कौन कौन से तीन सोशल डिफरेंसेस सर? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब हमें यह सोचना है कि सर पॉलिटिक्स का इन चीजों से क्या लेना देना, क्या पॉलिटिक्स कहीं पर भी किसी भी तरीके से इन चीजों से अफेक्ट होती है? तो जी हाँ, पॉलिटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीजों से अफेक्ट होगी, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। तो जब लीडर्स पॉलिटिक्स में आएंगे और उन्हें समझ आएगा कि सर कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी का अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है और ये सोसाइटी के अंदर चला आ रहा है, तो उन्हें इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, इन्हें इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और अब आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई हैं पॉलिटिक्स को रन करने में। पहले तो ऐसा होता था कि पॉलिटिक्स इन चीजों के ऊपर फोकस करके इन चीजों पे फोकस करने की कोशिश करती थी और इनको सही करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब ये सारे जो सोशल डिफरेंशिएशन है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल प्ले करने लग गए हैं। और आज की जो पॉलिटिक्स आप देखेंगे कि वो धर्म के नाम पे चल रही है, वो रिलीजन या कास्ट के नाम पे चल रही है, और वुमेन पॉलिटिक्स भी बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी लंबे वक्त से लेकर चली आ रही है। तो हम इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं कि नहीं, इनका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो आखिर वो एक्सप्रेशन किस तरीके से होना चाहिए और क्या उनके पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, क्या उनके नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है हमारा, जो सबसे पहला सोशल डिफरेंशिएशन है, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स, या जेंडर की बात करते हैं। तो सर ये टर्म आप सबने बचपन से सुना होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सर दोनों चीजें तो लगभग सेम होती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, दोनों चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। बट उसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में विमेन की जो पोजीशन है वो थ्रू आउट द टाइम चेंज होती रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो हम बात करें बहुत पुराने वक्त की, हम बात करते हैं वैदिक काल की, जो आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, 3500 साल पहले शुरू हुआ था। वैदिक काल के समय अगर मैं विमेन की पोजीशन की बात करूं तो सर विमेन की पोजीशन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, उनके अपनी खुद की लाइफ चॉइसेस होती थी, उन्हें ये चॉइस प्रोवाइड की जाती थी कि आपको कब शादी करनी है और किससे शादी करनी है, और उनको फ्रीडम भी उतनी ही मिलती थी। वो भी जो सोसाइटी है उसका एक अहम हिस्सा होती थी और पब्लिक लाइफ में भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था। धीरे धीरे करके जैसे हमारी सोसाइटी एडवांस होना शुरू हुई, हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं और उसके आगे सोसाइटी एडवांस होती जाती है। लॉ कोड्स लिखे जाते हैं, जिसमें मैं बात करता हूँ मनुस्मृति या धर्मशास्त्र जब लिखे जाने लगते हैं तो विमेन की पोजीशन को सबड्यू किया जाने लगता है और मेल को डोमिनेट किया जाने लगता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है पैट्रियार्किकल सोसाइटी की। आगे चल के हम देखते हैं कि जब हमारे इंडिया में फॉरेन इन्वेजन होना शुरू होता है तो विमेन की पोजीशन और नीचे चली जाती है। एंड उन्हीं सब चीजों के चलते हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी चली आ रही थी या एक मेन फॉर्म ऑफ फैमिली थी, उसमें पैट्रियार्की जो होती थी वो टॉप पर होती थी कि मेल मेंबर आर द डोमिनेंट मेंबर्स। फीमेल को बहुत ही ज्यादा सबड्यू करके रखा जाता था, उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाता था।
एंड उन्हें सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते उनके साथ कई सारी कुप्रथाएं भी शुरू हो गई। जैसे मैंने बात की सती प्रथा, सर मैं बात करता हूं पर्दा सिस्टम के बारे में या डाउरी सिस्टम के बारे में। इन सारी चीजों को लेकर एक सोशल सिस्टम क्रिएट हो गया जहां वीमेन की एक पोजीशन जो है वो सबड्यू कर दी गई। उस वीमेन की पोजीशन एक डिफाइन कर दी गई कि मेल मेंबर्स जो होंगे वो फैमिली को डोमिनेट करेंगे या वो फैमिली को लीड करेंगे, वहीं पे फीमेल मेंबर्स जो होंगी उनका काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना और फैमिली को ओवरसी करना, दैट्स इट। पब्लिक लाइफ से उनका पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म कर दिया गया, उनका अपीयरेंस खत्म कर दिया गया, पब्लिक लाइफ में उनका पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया गया। एंड दैट इज वाई विमेन की पोजीशन आप अब तो प्रेजेंट टाइम्स में आप देखते हैं कि वो काफी बेहतर हो गई है। बट अगर मैं आज से लगभग 50 साल पहले की भी बात करूं तो विमेन की पोजीशन बहुत ही लोली थी, बहुत ही कमजोर थी। उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जेंडर डिवीजन होता क्या है। तो जेंडर डिवीजन इज अ हायरार्किकल डिवीजन। हायरार्की क्या कि सर मेल टॉप पे होंगे, फीमेल जो होंगी वो उनके नीचे आएंगी, हमेशा उनको सबड्यू किया जाएगा। द जेंडर डिवीजन इट टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। और चूंकि इतने लंबे समय से ये जेंडर डिवीजन चला आ रहा है, ऐसा माना जाता है कि सर ये नेचुरल है और इसको चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात जो आपको यहां पे एकदम समझनी है कि जेंडर डिवीजन इज नॉट द डिवीजन विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन दी सोशल स्टीरियोटाइप्स। कि सर जो सोसाइटी ने इतने टाइम से एक आइडियोलॉजी बना दी है, एक विचारधारा बना दी है कि सर फीमेल्स जो होंगी वो हमेशा मेल्स के नीचे ही आएंगी, ये उस चीज का रिजल्ट है। तो आपको यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि सर सेक्स और जेंडर ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जब मैं बात करता हूं सेक्स के बारे में तो सर मैं समझा रहा हूं कि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। हम मेल या फीमेल की तरह पैदा होते हैं, वो हमारी बायोलॉजी है, वो हमारी बायोलॉजी डिफाइन करती है। हमारे बॉडी फीचर्स, हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं एंड दैट इज व्हाई वी आर डिफाइंड एज मेल्स और फीमेल्स। तो वो हमारी बायोलॉजी डिफाइन करती है और वो नेचुरल होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमें हमारे बर्थ से मिलता है। दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज्ड। लाइक ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ, ओनली मैन कैन इम्प्रेग्नेट, राइट? ये बात हमें पता है। लेकिन जेंडर की जब मैं बात करता हूं तो सर जेंडर सेक्स से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कैसे सर? कि सर जेंडर में क्या कर दिया गया है ना कि मेल और फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर दिया गया है कि आपके जो सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं वो एकदम डिफाइंड रोल्स हैं और उन रोल्स के बाहर आके आप काम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप बस वीडियो देखते देखते एक चीज आंख बंद कीजिएगा और इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे कहूं कि आप एक नर्स को इमेजिन कीजिए, आपके मन में कौन सा फिगर आता है सर, मेल या फीमेल? मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल। मैं फार्मर की बात करूं सर मेल फिगर आता है। मैं बात करूं टीचर की, क्या फिगर आपके माइंड में आ रहा है सर? फीमेल फिगर। मैं बात करूं साइंटिस्ट की, इंजीनियर की, या मैं लोको पायलट की बात करूं, क्या फिगर दिमाग में आता है सर? मेल फिगर। ऐसा क्यों हो रहा है? या मैं बात करूं घर संभालने की तो क्या फिगर आपके माइंड में आता है सर? हमारी मदर। हमने बचपन से देखा है कि हमारी मम्मियां हमारे घरों को संभाल रही हैं, हमारा ख्याल रख रही हैं। मैं बात करूं आपके घर में कुकिंग कौन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम? घर को संभालने का काम किसका है मोस्ट ऑफ द टाइम? सर मदर का ही। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने वो रोल उन्हें असाइन कर दिया है कि फीमेल्स का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर और फैमिली को संभालना है। पब्लिक लाइफ में उनका कोई भी काम नहीं है। वहीं पे मेल्स का जो काम है वो घर के बाहर जाना है, अर्न करना है और फैमिली को चलाना है। दैट इज व्हाई मेल्स आर कंसिडर्ड एज हेड ऑफ द सोसाइटी, वेयरएज फीमेल्स को वो पोजीशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने वो एक आइडिया बना दिया है, उनको वो एक आइडेंटिटी असाइन कर ही दी है कि किसी भी परिवार के अंदर घर को संभालने का जो काम होगा वो फीमेल को होगा। और जब ऐसी सोशल आइडेंटिटीज सेक्स के साथ मर्ज कर दी जाती हैं तो उसे कहा जाता है जेंडर। सर जेंडर जो होता है वो सोशल और कल्चरल होता है, वो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, वो बायोलॉजी से हमें नहीं मिलती है। हमारे किसी भी बायोलॉजी में ये डिफाइन नहीं है कि फीमेल को ही घर संभालना है या फीमेल को ही घर का काम करना है या फीमेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। No, it is not the case. But who had made this, stereotype, sir? The society. और जब उस stereotype को हम काफी लंबे वक्त तक लेकर चलते हैं तो उसे कहा जाता है जेंडर डिवीजन, राइट? आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लर्नड थ्रू सोशलाइजेशन। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही कई सारे डिवीजन्स आ जाते हैं कि एक बच्चे को, एक बॉय चाइल्ड होता है तो उसे कार दी जाती है, एक गर्ल चाइल्ड होती है उसे डॉल दी जाती है, राइट? हमें सिखाया जाता है कि आखिर किस तरीके से आपको एज अ बॉय बिहेव करना है, आपको कैसे एज अ गर्ल बिहेव करना है। और फिर आगे चल के हमें यह भी बताया जाता है कि आगे चल के आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। जैसे एज अ मेल मेंबर आप जानते होंगे, जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं वो देखते होंगे, सुनते होंगे। तो अब तो चीजें काफी चेंज हो गई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऊपर यही प्रेशर होता है कि उन्हें अर्न करना है, फैमिली को रन करना है।
वहीं फीमेल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम उनके घर पे यही सुनने को मिलता होगा कि खाना बनाना सीख लीजिए और ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये सब काम करना पड़ेगा ही। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से स्टीरियोटाइप किया जाता है, बट समहाउ ये बातें कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये रोल्स जो है ये किसने डिफाइन किए? हमारी सोसाइटी ने। और इतने लंबे वक्त से ये जो डिवीजन ऑफ रोल्स चला आ रहा है उसी को हम कहते हैं जेंडर डिवीजन। एंड दैट इज वाई जेंडर डिवीजन जो है वो सोसाइटी ने बनाया है, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि विमेन एंड मेन कैन वर्क एज टीचर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, विमेन एंड मेन कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। कि सर दोनों मिलकर इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और दोनों इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताई कि सर इतने वक्त से ये जो डिवीजन चला आ रहा है, तो बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमारी क्या सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन्हें क्या क्या हमें क्या क्या उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। और इसी को कहा जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और यहीं पर आप देखते हैं कि ये आउटकम है जेंडर का, कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मैंने आपको अभी ही बताया कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे आपको सिर्फ मेल्स देखने को मिलेंगे, ऑल्दो फीमेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उन कामों में। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं या फार्मर की मैं बात करूं, सर सिर्फ और सिर्फ मेल फिगर हमारे दिमाग में आता है, राइट? बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर राइट नाउ। और मेजर जो काम होता है एग्रीकल्चर का वो फीमेल ही करती हैं बैक ऑफ दिस कर्टेन। बट स्टिल जो मेजर हमें सामने दिखता है फार्मर, वो सर हम उसे मेल ही कंसिडर करते हैं। तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आप बाकी सारी फैमिलीज में भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही होता है कि विमेन घर के अंदर का सारा काम करती हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। एंड मैन क्या करते हैं? वो घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन घर के काम नहीं कर सकते हैं, वो घर के काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ने ये हमें बता दिया है ना कि नहीं सर ये काम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का है, ये काम सिर्फ विमेन को करना है, इसलिए मैन वो नहीं करना चाहते हैं। और जब इन्हीं जॉब्स को पे किया जाने लगता है, मेल आर रेडी टू डू इट, राइट? जैसे मैं बात करूं कि कई सारे टेलर्स, कुक्स या होटल्स में आप देखें और इन सारी जगहों पे देखें, वॉशरमैन वगैरह देखें, हाउस कीपिंग में देखें, तो मेजरली मैन है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी पेड जॉब है, तो देन दे आर रेडी टू डू दोज थिंग्स। बट वही चीज अगर घर में करनी हो तो दे आर नॉट रेडी टू डू इट, राइट? तो आई होप आप मेरी बातों को एकदम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक चाय वाला ठेला लगा लेगा, बट घर पे जब चाय बनाने की बात आएगी तो ही इज लाइक कि नहीं वो मेरी वाइफ बनाएगी या घर की फीमेल मेंबर ही बनाएगी। मेहमान आएंगे तो शायद कोई मेल मेंबर चाय बनाना नहीं चाहेगा, वो बैठेगा और सारा काम कौन करती है? सर हमारी मम्मी करती हैं। तो यही ये सब क्या है सर? यही तो सोशल डिवीजन है, यही तो जेंडर डिवीजन है कि सर हमारी सोशल जो आइडेंटिटीज हैं वो पहले से ही डिफाइन कर दी हैं और अब हमें उन्हीं सोशल आइडेंटिटीज को लेकर काम करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि फीमेल्स घर के बाहर काम नहीं करते हैं। अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो वुमेन पानी कलेक्ट करती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती हैं, खेतों में काम करती हैं। और अर्बन एरियाज में पुअर वुमेन जो है वो हाउस हेल्प की तरह काम करती हैं और मिडिल क्लास वुमेन जो ऑफिस में वर्क करती हैं। बट स्टिल ऑल दो उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको बिल्कुल भी वो आइडेंटिटी नहीं दी जाती है, राइट? इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ वो कुछ और काम भी कर रही हैं, लेकिन उनके वर्क को कोई भी वैल्यू, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, राइट? अब घर को ही संभालने की मैं बात करूं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट क्या उसको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं? नहीं सर, वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर की ही बात हो रही है, पब्लिक लाइफ में भी वुमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट उनके रोल्स को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है एज कंपेयर टू मेल्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी चर्चा चली थी इस बारे में कि मेल और फीमेल क्रिकेट टीम की मैं बात करता हूँ। मेल क्रिकेटर्स भी वही गेम खेल रहे हैं, फीमेल क्रिकेटर्स भी वही गेम खेल रहे हैं, सेम लेवल पे दोनों अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट वहीं पे आप मेल मेंबर्स की सैलरी को देखेंगे तो इट इज समवेयर 70 to 80% हायर देन फीमेल क्रिकेटर्स। क्यों? बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, बट स्टिल ये डिस्पैरिटी क्यों है सोसाइटी के अंदर? सर अगेन दिस स्टीरियोटाइप, दिस जेंडर डिवीजन विच वी आर सीइंग, राइट? The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, but उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। और पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में तो वुमेन का रोल बहुत ही मिनिमल है, कि ऑल्दो वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की हाफ पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, दे आर हाफ, कि हाफ मैन है हाफ वुमेन है, बट स्टिल उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो कहीं ना कहीं सर बहुत ही ज़्यादा कम है। और पहले की अगर मैं बात करूं तो विमेन को तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता था, इट वर ओनली मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिक्स। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें फीमेल्स देखने को मिल जाती हैं पॉलिटिक्स में, बट अगर आज से आप 10, 20, 15 साल पहले की बात करेंगे तो सर आपको फीमेल्स ज़्यादातर देखने को मिलती ही नहीं है। मैं अगर नेशनल लेवल गवर्नमेंट्स की बात करूं या मैं बाकी सारी जगहों पे भी बात करूं, आपको फीमेल लीडर्स बहुत कम देखने को मिलती हैं।
ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, और इसी कारण से धीरे धीरे करके क्या होना शुरू हुआ कि ये जो जेंडर का इशू है, विमेन रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है, वो पॉलिटिक्स में उठाया जाने लगा। और ऐसा माने जाने लगा कि अगर विमेन की कंडीशन को ठीक करना है, उन्हें इक्वल टू मैन लेकर आना है, तो उन्हें एजुकेशन और पॉलिटिक्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इसी को लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में कई सारे विमेन्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज करने शुरू किए प्रोटेस्ट डिमांड्स कि नहीं सर, विमेन आर इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो मैन के इक्वल ही हैं, क्योंकि अकेले आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, right? Both of them have to come together, both of them have to be equally treated, तभी शायद हमारी सोसाइटी आगे डेवलपमेंट कर सकती है। तो उन्होंने इसी चीज की डिमांड करनी शुरू की, उन्होंने इसी चीज की प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, फैमिली के अंदर वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए। और इसी मूवमेंट को लार्ज स्केल में आप देखेंगे कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। कई सारी जगहों पे इक्वल वोटिंग राइट की भी डिमांड की गई। मैं यूएस की बात करूं, सर यूएस बहुत पहले आज़ाद हो गया था, अराउंड 1770 के आसपास यूएस आज़ाद हो गया था, बट वहां पर वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट मिलने के लिए 177 ईयर्स तक वेट करना पड़ा, 177 साल। फ्रांस की मैं बात करूं, सर फ्रांस फाइनली रिपब्लिक बन गया था 1848 में, बट उन्हें भी लगभग 100 साल वेट करना पड़ा था अपनी वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स देने के लिए। और इन्हीं वोटिंग राइट्स को, या पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में विमेन ने अपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, डिमांड्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, और उसे कहा गया सफ्रेजेट मूवमेंट, राइट? उन्हें कहा गया सफ्रेजेट मूवमेंट। और ऐसे ही जो मैं बता रहा हूं कि कई सारी जगहों पे जो डिमांड्स चल रही हैं, ओवरऑल इक्वालिटी की बात कर रही हैं, जो बात कर रही हैं कि हमें प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सोशल लाइफ में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और फैमिली में भी हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए एज कंपेयर टू मेल, इस मूवमेंट को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। आपने सुना भी होगा कि ये बात करते हैं कि सर फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए एज कंपेयर टू मेल। Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life, and particularly जब इस इशू को पॉलिटिक्स में लाया गया, तब कहीं जाकर आप देखेंगे कि पब्लिक लाइफ में उनका रोल जो है और उनका जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं जाकर इंप्रूव होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर जो था वो एक सोशल इशू था, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं उसे एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन देना ही पड़ा। ऑल्दो अब देखेंगे कि कई सारी विमेन जो हैं वो साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स की तरह काम कर रही हैं, जहां पर पहले उनको उस तरीके से काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन स्टिल कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही नीचे है। मैं बात करूं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं सर? अगर आप यूरोप को देखें, यूरोप का जो अपर पार्ट, डेनमार्क, देन सर हमारे पास नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सारे जो एरियाज हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो इन कंट्रीज पे कहीं ना कहीं विमेन का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में भी विमेन का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में वो बहुत ज्यादा हाई है। बट स्टिल अगर मैं बात करता हूं इंडिया के बारे में, तो अभी भी इंडिया इज लैगिंग मच बिहाइंड, राइट? वुमेन आर लैगिंग मच बिहाइंड एज कंपेयर टू मैन, जबकि इतने सारे इंप्रूवमेंट हो गए हैं उसके बाद भी। और हमारी सोसाइटी कैसी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी आर अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है सर? जहां पर मेल डोमिनेशन होता है, मेल मेंबर्स आर दी डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और वही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग को करते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। वुमेन को डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं कई जगहों पे, उनके साथ अभी भी वो स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं और उन्हें अभी भी वो इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब जब ये बात आनी शुरू हुई तो बात यही होनी शुरू हुई कि सर उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो लिटरेसी रेट की मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट वुमेन के बीच में सिर्फ 54% है एज कंपेयर टू 76% अमंग मैन। मैं बात करूं कि कुछ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स हैं जो स्कूल्स जाती हैं। आज भी आप विलेजेस में चले जाइए या पिछड़े हुए इलाकों में चले जाइए तो विमेन या गर्ल चाइल्ड जो है उन्हें स्कूल कम भेजा जाता है एज कंपेयर टू सन्स। When we look at school results, girls perform very well, but school dropout rate जो है वो गर्ल्स के बीच में सबसे ज्यादा है, राइट? उनका ड्रॉप आउट जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्ली एजेस में उनकी शादी कर दी जाती है, उन्हें कहा जाता है आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, आप घर को संभालिए, घर के काम सीखिए, और अर्ली एज में उनकी शादी कर दी जाती है। और इसी कारण से स्कूल के बाद अगर उन्होंने स्कूल कंप्लीट भी कर लिया तो उन्हें कॉलेजेस या हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता है, और इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नहीं भेजा जाता है। वहीं पे द सन्स आर मोर प्रेफर टू गो टू हायर स्टडीज एंड अर्न अ गुड लाइवलीहुड। आगे मैं अगर बात करूं तो सर नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। अगर मैं बात करूं कि सर ऑन एन एवरेज एक इंडियन वुमेन जो है वो मैन के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी अभी भी उनसे कई ज्यादा कम है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट्स बनाए हैं, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976,
ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में गवर्नमेंट ने पास किया था कि सर मेल हो या फीमेल एक काम के लिए दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए, बट स्टिल ऐसा अभी भी होता है कि कई सारी जगहों पे सेम काम के लिए मेल मेंबर्स को ज्यादा पे किया जाता है, वहीं पे फीमेल मेंबर्स को बहुत ही कम पे किया जाता है इवन व्हेन दे आर डूइंग द सेम वर्क। ठीक है, आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आप कई सारे कंट्रीज मतलब कई सारे स्टेट्स का मैप भी देखेंगे तो अभी भी इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड्स, और गर्ल चाइल्ड को बचपन से ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, और इन सबको ऑल्दो एक इलीगल ऑफेंस बना दिया गया है, बट स्टिल अगर आप कंट्री के सेक्स रेशियो को देखें तो इट इज स्टिल वेरी लो, राइट कि ऑन एन एवरेज हमारे कंट्री का जो सेक्स रेशो है वो 919 से लेकर 940 के बीच में लाया करता है, जबकि ये इक्वल होना चाहिए, बट स्टिल हमारी कंट्री में ये सेक्स रेशो बहुत कम है, और ये तो एवरेज है पूरी कंट्री का। हरियाणा, राजस्थान और इन सारी जगहों पे अगर आप सेक्स रेशो देखें तो वो समवेयर 800 तक चला जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कितना टिपिकल हो चुका है ये सोशल डिवीजन और या ये जेंडर डिवीजन। There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence amongst women कि सर विमेन के अगेंस्ट में कई सारे क्राइम्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, डाउरी रिलेटेड हो या मैरिज रिलेटेड हो या कई सारे क्राइम्स हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, उन सबको भी कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑल दिस सिचुएशंस आर अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिग्रेडिंग सिचुएशन ऑफ विमेन। कि सर विमेन की जो एक सबड्यूड कंडीशन है, एक जो कमज़ोर पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, उन सब का कारण ही यही सारी चीज़ें हैं कि सर उनके अगेंस्ट में इतने सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिफरेंशिएशंस हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, और उन्हीं सब चीज़ों के चलते विमेन खुलकर आगे नहीं आ पा रही हैं, वो कहीं पर भी इजीली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो कोशिश यही करनी है कि सर उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराएं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं, ताकि उनका भी डेवलपमेंट इक्वली हो सके। अर्बन एरियाज की पर्टिकुलरली मैं बात करता हूं, अगर आपने देखते होंगे तो हर रोज न्यूज़पेपर में रेप केसेस की खबरें आती ही हैं। अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुके हैं, इवन द वर्क प्लेस are not safe for them, within the families they are not safe. So you can understand how typical the situation is going on against the women or females in our society. अब यहां से क्या बात उठी कि सर विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अगर विमेन की सिचुएशन को ठीक करना है तो हमें एडिक्वेट अटेंशन मिलना चाहिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बट स्टिल सर अभी भी उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, राइट। कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने भी ये डिमांड करनी शुरू की है कि सर अंटिल एंड अनलेस वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा उनकी सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल अगर आप उठाकर देखें फिगर्स को तो सर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अभी भी हमारे कंट्री के अंदर बहुत कम है। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। अगर आप एक छोटे से आंकड़े देखें तो परसेंटेज ऑफ विमेन मेंबर इन लोकसभा इट इज ओनली 14.36%, और इट वाज द हाईएस्ट इन 2019। कि सर लोकसभा और राज्यसभा का मैं रफली अगर बात करूं तो राज्यसभा और लोकसभा में रफली विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ पूरी हाउस का 14% है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कम है। इवन इन 2019 ये हाईएस्ट गया था 14.36%। इससे ज़्यादा कहीं पर भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। ऑल्दो कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया वो सबसे कम विमेन रिप्रेजेंटेशन कंट्रीज के बीच में आता है कि सर जहाँ पर विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेचर में बहुत कम है, और उस लिस्ट में बॉटम से इंडिया का नाम देखने को हमें मिलता है। Their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world जहां पर women का representation बहुत कम है। इंडिया का एवरेज जो है वो सेवरल कंट्रीज जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी कम है विमेन रिप्रेजेंटेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जहाँ की इकोनॉमी इंडिया से शायद बहुत ज़्यादा खराब है, बट स्टिल वहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो रहा है। लेकिन वहीं पर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो अभी भी सर इंडिया जो है वो बॉटम पर स्टैंड कर रहा है विमेन रिप्रेजेंटेशन के केस में। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, कितनी फीमेल प्रेसिडेंट आपको याद आती हैं, कितनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर आपको याद आती हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो मेरे पास है इंदिरा गांधी जी का नाम, और मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम मेरे सामने आता है, बस। उसके अलावा कोई नाम मेरे सामने नहीं आता है जहां पर हमने बड़े लेवल पे फीमेल्स को देखा हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए। तो सर इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि मेल डोमिनेंस जो है इंडियन पॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली वो सबसे ज्यादा है।
Now, one way to solve this problem is to make it legally binding to have fair proportion of women in the elected bodies. अब इसका solution क्या है कि आप कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दीजिए. Although 1992-93 में ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, पंचायती राज एक्ट जो आया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो पास हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वहां पे विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी कि सपोज टोटल 100 सीट्स हैं तो उसकी जो 1/3 सीट्स होंगी वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, अप्रॉक्स 30-31 सीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट. बट स्टिल यूनियन, और मैं आपको अगर बताऊं कि सर हमें पता है हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है ना, आपको याद आ रहा हो फेडरलिज्म में हमने बात की थी, यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट. ठीक है, तो यूनियन और स्टेट में अभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. लोकल लेवल जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी है वहां पे 1/3 सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व की गई थी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत. बट स्टिल अभी भी स्टेट और यूनियन में उनके लिए सीट्स नहीं रिजर्व की गई थी अभी तक. कई सारी डिमांड ऐसी उठने लगी कि सर उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व करनी चाहिए. पंचायती राज में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनके लिए वो सीट्स रिजर्व की गई और आज आप देखते हैं कि लोकल लेवल गवर्नमेंट पे 10 लाख से ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं. बट स्टेट और यूनियन में उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. कंटिन्यूअसली उसके लिए डिमांड उठती रही, लोग डिमांड करते रहे कि विमेन को स्टेट और यूनियन लेवल पर भी 1/3 सीट्स जो है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए. काफी लंबे वक्त से ये डिमांड चली आ रही है, राइट. अगर आप देखेंगे तो 1996 से 1991 से ये डिमांड चली आ रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ. लेकिन रिसेंटली अगर ये क्वेश्चन अब आपको आता है एग्जाम में तो आपको यही लिखना है कि रिसेंटली, ऑल्दो अभी तक विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कराया गया था यूनियन और स्टेट लेवल पे, बट रिसेंटली ऑन समवेयर 21 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेजिस्लेशन पास किया विच इज नोन एज 128th अमेंडमेंट बिल 2023 और इसे कहा जाता है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल. इस बिल के बाद विमेन के लिए सीट्स प्रोवाइड की गई हैं. 1/3 ऑफ सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर विमेन इन स्टेट एंड लोकसभा असेंबलीज. ठीक है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में विमेन के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं, राइट. तो आंसर में जब आप लिखेंगे तब आपको ये मेंशन करके आना है कि 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल पास किया जिसके तहत अब यूनियन और स्टेट लेवल पे विमेन के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी. इसे विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023. The bill which was passed by both the houses of parliament will ensure that women occupy at least 33% of seats in state legislative assemblies and the Lok Sabha and the lower house of the parliament. तो अब विमेन को ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया है, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं. सो आपने देखा कि जेंडर का जो एग्जांपल है, ऑल्दो वो एक सोशल इशू था, लेकिन जब उसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया तो उन्होंने विमेन की सिचुएशन को या विमेन की कंडीशन को सोसाइटी में वर्क करने के लिए या बेटर करने के लिए काफी अच्छा रोल प्ले किया. फ्रेंड्स, अब जेंडर के बाद हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में कि जेंडर एस्पेक्ट तो हमने समझ लिया है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिलीजन पॉलिटिक्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है या पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलीजन को इन्फ्लुएंस करता है. तो कास्ट जो जेंडर डिवीजन है वो तो बहुत यूनिवर्सल है, बट रिलीजियस डिवीजन वो शायद उतना यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिटिक्स को रन करने में. और पर्टिकुलरली मैं अगर इंडिया की बात करूं तो सर इंडिया के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स ये बहुत ही अभिन्न अंग रहे हैं. शुरुआत अगर हम करें तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स को जब हम देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो भारत में अपना रूल स्थापित करने के लिए उन्हें एक बात तो समझ आ गई कि यूनाइटेड इंडिया में रूल कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, और वहीं से उन्होंने कूटनीति की शुरुआत की, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो. उसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते उन्होंने डिवीजन क्रिएट किया रिलीजन्स के बीच में, और उसी का इंपैक्ट हम आज लगभग 100-150 सालों बाद भी अपने इंडियन पॉलिटिक्स में देख सकते हैं. तो ये जो रिलीजियस डिफरेंस है ये भी उतना ही ज्यादा विजिबल है जितना जेंडर डिवीजन हमें देखने को मिलता है पॉलिटिक्स के अंदर. हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज में, पर्टिकुलरली इंडिया की ही मैं बात करूं तो अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं रहते हैं, जो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, अलग अलग धर्म विशेष को मानते हैं.
आयरलैंड की मैं बात करूँ, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि आखिर किस तरीके से नॉर्थ और साउथ आयरलैंड जो है वो डिवाइड हो गए थे रिलीजन के बेसिस पे ही। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में आपस में ही कई सारे डिवीजन थे, और उसी के चलते ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ आयरलैंड को कैप्चर करने में सफल रहा था, और आज नॉर्थ आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का पार्ट है और साउथ आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और रिलीजन पे भरोसा रखते हैं। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और जेंडर डिफरेंसेस की तो मैं बात करूं पॉलिटिक्स में तो वो फिर भी उतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं, बट रिलीजियस डिफरेंसेस की जब बात आती है तो शायद वो बहुत ज्यादा विजिबल है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। मैं बात करूं कि अगर पॉलिटिक्स या रिलीजन को मिक्स करना सही है या नहीं, तो महात्मा गांधी जी के विचार उसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। वहां पे उनका यह मानना नहीं था कि सर वो किसी एक रिलीजन या किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे थे, या वो हिंदुइज्म या इस्लाम की बात नहीं कर रहे थे कि सर हिंदुइज्म या इस्लाम का इंपैक्ट जो है वो पॉलिटिक्स में चलता रहेगा। रादर व्हाट दे वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज कि सर इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा एथिक्स पे चलनी चाहिए। हर रिलीजन हमें कुछ मोरालिटी देती है। सी रिलीजन इज व्हाट, अ पर्सनल वे ऑफ लिविंग, और वो वे ऑफ लिविंग हमें एक मोरल वे ऑफ लिविंग, एक अच्छा रास्ता ऑफ लिविंग दिखाने या सिखाने की कोशिश करता है। उसी वे ऑफ लिविंग में चलने के लिए हमें कुछ एथिक्स जो है वो हमें मिलते हैं हमारे रिलीजन से। और जब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो गांधी जी का यही मानना था कि जो रिलीजन हमें जो एथिक्स देते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो वो हमें कुछ ना कुछ मोरालिटी जरूर सिखाता है। तो उन्हीं एथिक्स और मोरालिटी को ध्यान रखते हुए हमें अपने पॉलिटिक्स को रन करना है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि सर पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स के द्वारा हम पॉलिटिक्स को चलाएं। और वो एथिक्स हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं सर, वो हम ड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग रिलीजन से। कई सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है कि सर उन्होंने भी देखा है कि जो कम्युनल वायलेंस होते हैं या रिलीजियस वायलेंस होते हैं उसमें हमेशा जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि जो रिलीजन नंबर्स में ज्यादा है वो जो रिलीजन नंबर्स में कम है उसे हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। और उन्होंने डिमांड की है कि सर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले जहां पे सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल प्रोटेक्शन मिले। अगर मैं आगे बात करूं कि विमेन्स मूवमेंट हैव आर्ग्यूड, इवन विमेन मूवमेंट ने भी ये बात की है कि अलग अलग रिलीजन के फैमिली लॉ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है। जैसे हिंदूज की मैं बात करूं तो सक्सेशन एक्ट जो है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था कि सर वहां पे सिर्फ सन्स को फादर की प्रॉपर्टी मिलती थी। वहीं पर मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो 3 तलाक जैसे जो सिस्टम हो गए वो विमेन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। तो उन्होंने डिमांड की थी कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंट कीजिए, आप इन लॉज को चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जहां पे विमेन का एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके या विमेन का एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी तरीके से। Ideas, ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. सर ऐसा नहीं है कि रिलीजन ऑल्दो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे पॉलिटिक्स से अलग कर दे। नहीं, पॉलिटिक्स में रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल है और वो होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स को अपने एथिक्स रिलीजन से ड्रॉ करने चाहिए, और कहीं ना कहीं रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उन्हें अपने रिलीजियस विचारों को भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट ना हो पॉलिटिक्स के अंदर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। और ये नेगेटिव कॉनोटेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या होता है। बट जब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर की जब हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर रहे हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी पावर होनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स को रेगुलेट कर सकें। क्योंकि आप देखते हैं कि रिलीजन ऑल्दो वो पर्सनल हमारा बिलीफ है और पर्सनल आइडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज के ऊपर भी ये भी फोकस रखना है कि सर ये जो रिलीजियस बिलीफ है या ये जो रिलीजन चला आ रहा है उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कुरीतियां भी होती हैं। मैं हिंदुइज्म की ही बात करता हूं अगर, तो सती प्रथा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, पर्दा सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और इन्हीं सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा उन सब चीजों को रोकने के लिए। इस्लाम की मैं बात करूं तो ट्रिपल तलाक एक बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी थी, तो उस चीज को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बीच में आके इंटरफेयर करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट करना है हमें, लेकिन हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि सर वो चीज कहीं इस तरीके से ना आए कि पॉलिटिक्स पूरी तरीके से रिलीजन को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है और सिर्फ रिलीजन के नाम पे ही पॉलिटिक्स चल रही है। द पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो इसी कारण से पॉलिटिक्स तब तक गलत नहीं है जब तक वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी शुरू तब होती है जब रिलीजन को एज अ बेसिस ऑफ नेशन समझा जाने लगता है कि सर अगर ये एक कोई राष्ट्र है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, और वहीं से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपको याद आ रहा हो
इंडिया और पाकिस्तान का केस, तो सर हमारा पूरा देश जो इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ था, उसका पूरा बेसिस ही ये रिलीजन था कि सर हिंदूज जो है वो सिर्फ भारत में रहेंगे, मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे। हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ एक देश के अंदर नहीं रह सकते। और आप जानते हैं कि उसके आउटकम कितने सीवियर थे, कितने ब्लडी थे, कितना वायलेंट थे। तो सर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब शुरू हो जाती है जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाने लगता है और लोगों को यह भरोसा दिलाया जाने लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो सेम है, और एक रिलीजियस आइडेंटिटी दूसरे रिलीजियस के आइडेंटिटी के हमेशा अगेंस्ट में ही होती है, राइट। जहां पे ये बताया जाता है कि सर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के हमेशा अगेंस्ट में ही रहेगा, कभी भी दो रिलीजन के जो एस्पिरेशन है वो सेम नहीं होते हैं। सपोज मैं एक मुस्लिम हूं, आप एक हिंदू हैं, तो हम दोनों के पॉलिटिकल आइडियाज कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो सर अगर पॉलिटिकल आइडियाज सेम नहीं है तो हम कैसे एक नेशन के अंदर रह सकते हैं, या कैसे हम अपने एक लीडर को चुन सकते हैं? मैं अपने हिंदू लीडर को चुनना चाहूंगा, दूसरा व्यक्ति अपने मुस्लिम लीडर को चुनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा लीडर ही हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। लेकिन ये चीज एकदम ही गलत है, ये चीज कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसा तब होता है जब एक रिलीजन के बिलीफ को दूसरे रिलीजन के बिलीफ से सुपीरियर प्रेजेंट किया जाने लगता है कि सर हिंदुइज्म में ज्यादा बेटर है, इस्लाम ज्यादा बेटर है। जब एक रिलीजियस ग्रुप के डिमांड जो है वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अपोजिशन में प्रेजेंट होने लगते हैं कि सपोज एक रिलीजियस ग्रुप डिमांड कर रहा है कि सर हमें पर्टिकुलर जगह पे इस इलेक्ट्रिसिटी का इशू, वहीं पे दूसरा रिलीजियस ग्रुप बोलेगा कि नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप पहले रोड बनाइए। एक अपोजिशन कि एक रिलीजियस ग्रुप के जो आइडियाज हैं, डिमांड्स हैं, वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अपोजिशन में प्रेजेंट किए जाने लगते हैं। वहां पे भी हमें ये कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। और जब स्टेट अपनी पावर या गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज करने लगती है एक रिलीजन का डोमिनेशन सेटअप करने में, कि सर स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेंट प्रूव करने लगती है, उसी को सपोर्ट करने लगती है, दूसरे को कम तरीके से आंकने लगती है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म या फिर कम्युनल पॉलिटिक्स। तो जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है कि सर कम्युनलिज्म बेसिकली मींस व्हाट, जब आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को या रिलीजियस ग्रुप को अपनी सोशल कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बना देते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे हमारा रिलीजन डोमिनेंट होना चाहिए और सिर्फ हमारा रिलीजन ही होना चाहिए। दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म। कि सर जब आपकी पॉलिटिकल और जब आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को मर्ज कर दिया जाता है और उन्हें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि अगर आप एक रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो आप किसी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर दूसरा रिलीजियस ग्रुप किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है तो आप दोनों एक अपोजिशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कभी साथ में नहीं आ सकते हैं। और यही डिवीजन इसी को कहा जाता है कम्युनल डिवीजन। और यही रीजन था कि हिंदू और मुस्लिम भारत में एक साथ नहीं रह पाए। मुस्लिम्स का ये मानना था कि सर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रही है, उनके सेंटिमेंट्स के लिए काम कर रही है, और इसी कारण से हमें एक आजाद देश चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए जहां पे हमारे आइडियाज, नीड्स और एस्पिरेशंस को प्रेजेंट किया जा सकेगा, जहां पे हमारे लीडर्स हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि यहां की जो गवर्नमेंट है वो तो हमारे लिए काम नहीं करेगी क्योंकि वो हिंदूज की गवर्नमेंट है। तो जब एक ऐसी आइडियोलॉजी या गवर्नमेंट इस तरीके से काम करने लगती है तो उसे कहा जाता है कम्युनलिज्म या कम्युनल गवर्नमेंट। Communalism involves thinking along the following lines. The followers of a particular religion must belong to one community। कि सर अगर कोई किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो वो सब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, उन सबके आइडियाज और थिंकिंग सेम होंगे, उनके इंटरेस्ट जो है बेसिक इंटरेस्ट वो सेम होंगे, एंड एनी डिफरेंस दैट दे में हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। कि सर अगर उनके बीच में सपोज मैं हिंदू हूं और आपस में, अब आप देखिए कि विद इन द रिलीजन कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे लोअर कास्ट हैं जो हिंदुइज्म को मानना ही नहीं चाहते हैं। मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर जी की, तो उन्होंने हिंदुइज्म का त्याग ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि विद इन हिंदुइज्म इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये रिलीजन फॉलो नहीं करना है। लेकिन कम्युनलिज्म में क्या बात होती है कि नहीं, आप अपने रिलीजन का अपोज कर ही नहीं सकते। ऑल्दो आपके विचार अगर अपने धर्म से अलग हैं तो आप उन्हें प्रेजेंट नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे तो आप जानते हैं कि आप अगर अपने धर्म के अगेंस्ट जाके या अपने अलग विचार प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। सर एक रिलीजन के अंदर एक ही धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के भी कई सारे अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज और विचारधाराएं हो सकती हैं, और वो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन कम्युनल थिंकिंग में इसी चीज को ओवरशैडो कर दिया जाता है और इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि सर अगर आप किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसी रिलीजन, उसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आप उनसे अलग हट के नहीं सोच सकते हैं, ना ही कोई अलग इंटरेस्ट रख सकते हैं। It also follows that people who follow different religions cannot belong to same social community। कि सर अलग अलग रिलीजन के लोग एक सोशल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और वो कंफ्लिक्ट में होते हैं। कि अगर उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं, तो अलग होना एक अलग बात है, लेकिन कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है
कि मेरे करने से उनकी कुछ हानि होगी, उनके अपने इंटरेस्ट को पूरा करने से मेरी हानि होगी। और कम्युनलिज्म का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनल वायलेंस। ये जो रिलीजियस दंगे फसाद होते हैं, ये उसका सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जहां पे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है। मैसेकर होना शुरू हो जाता है। वायलेंस जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार देने के लिए उतारू थी। दे वर विलिंग टू किल ईच अदर। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में इतनी नफरत हो गई थी कि वो एक दूसरे को जीवित नहीं देखना चाहते थे। एंड दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, कि सर आप एक नेशन में इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते, इसलिए आपको दो अलग अलग नेशंस की जरूरत है। इधर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। और जो कि भारत और पाकिस्तान के केस में हुआ, हमने देखा, दैट वाज कम्युनलिज्म ओनली। बट ये बिलीफ जो है अपने आप में एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगेन जो मैंने आपको बताया कि ये विचार हमें अंग्रेजों ने दिया था, ये हमारा अपना खुद का विचार नहीं है, और इसीलिए ये विचार जो है वो एकदम गलत है कि सर विद इन द रिलीजन लोगों के अलग अलग एस्पिरेशन, डिमांड्स और नीड्स हो सकती हैं। उनके अलग अलग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आइडेंटिटीज हो सकती हैं, अलग अलग वॉइसेस हो सकती हैं सेम रिलीजन के अंदर, सेम कम्युनिटी के अंदर। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एक कम्युनिटी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं सबके इंटरेस्ट सेम है, या एक रिलीजियस सोसाइटी जो है उसकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो सबकी सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम गलत है। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग विचार हैं, अपनी अलग एक आइडेंटिटी है जो कि रिलीजन से हट के है। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों सेपरेट हैं। अगेन आई विल रिपीट, रिलीजन इज अ पर्सनल बिलीफ। कोई भी रिलीजन या धर्म मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं क्या मानना चाहता हूं वो मेरा पर्सनल बिलीफ है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पानी की जरूरत है, मैं किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हूं, मुझे पानी तो चाहिए ही पीने के लिए, मुझे बिजली तो चाहिए ही सर्वाइव करने के लिए, मुझे मकान तो चाहिए ही, मुझे खाना तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये तो बेसिक नीड्स है ना सर। फिर कैसे हमारे रिलीजियस आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिशन में जा रहे हैं? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। देयरफॉर अगर कोई भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि धर्म के नाम पे सभी लोगों को इकट्ठा कर सके, या ये कह सके कि आपकी एक धार्मिक आइडेंटिटी है और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो आपके अपोजिशन में हैं, तो वो एकदम गलत बोल रही है और वो एकदम ही गलत कर रही है अपने लोगों के साथ। वो विद इन द रिलीजन कई सारी वॉइसेस को सप्रेस कर रही है, कई सारे लोगों को रोक रही है। अब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है वो आपने देखा ही है कि सर एवरीडे बिलीफ्स में हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि सर रिलीजियस प्रिजुडाइसेस हो गए, स्टीरियोटाइप्स हो गए, या रिलीजियस कम्युनिटीज के बिलीफ हो गए कि सर एक रिलीजन जो है दूसरे से बेटर है। होता है ना, आपने कई बार सुना होगा हिंदू मुस्लिम, आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने सारे रील्स, इतने सारे वीडियोस आते हैं जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि सर हम हिंदूज हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो ये गलत कर रहे हैं, हम ये सही कर रहे हैं। मुस्लिम शो कर रहे हैं कि हिंदूज ये गलत कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं। ये सबसे बुरी चीज है, ये सबसे खराब चीज है। इसमें हमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। हर एक का व्यक्ति का रिलीजन अपना एक पर्सनल बिलीफ है, और जब गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में इस चीज को लेकर आने शुरू कर देती है, गवर्नमेंट इस चीज को फॉलो करने लगती है, तो इसके बहुत ही नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। और हमें डेली लाइफ में तो ये आजकल बहुत विजिबल हो गया है। ये जो हिंदू मुस्लिम इशू है ये सबसे ज्यादा विजिबल हो चुका है हमारी डेली लाइफ में। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, कि सर हम इसको नोटिस करने से मना कर देते हैं या इसको नोटिस करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ये चीज हमारी सोसाइटी में बहुत वक्त से चली आ रही है। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट। अब जो कम्युनल माइंड कैसे, आपको कैसे समझ आएगा कि आप कम्युनलिज्म का एक हिस्सा हैं? जब आपके विचार ऐसे होने लगे कि सर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो पॉलिटिकल पर्टिकुलर पार्टी है वो सिर्फ हमारे रिलीजन को फॉलो करे, हमारा डोमिनेंस प्रेजेंट करे, दूसरी पार्टी को, दूसरे रिलीजन को सप्रेस कर दे, उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। और आप ये आपने देखा भी है। श्रीलंका की स्टोरी की अगर मैं बात करूं, हमने बात की थी क्लास 10th में ही, फर्स्ट चैप्टर में, श्रीलंका की स्टोरी की। वहां पे क्या हुआ, सिन्हालीज कम्युनिटी ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ओवर पावर करने की कोशिश की, जिसके कारण एक टसल हुआ, सिविल वॉर हुआ, और उससे सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए जहां पर वो रिलीजन के नाम पर चलते हैं, शायद वहां पे उतना पीस या प्रोस्पेरिटी नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग विद इन देमसेल्फ, राइट? एंड इसी कारण से ये रिलीजन जो है लोगों के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, और कई बार उनके अंदर एक विचार आने लगता है कि अब हमें खुद को एक अलग पॉलिटिकल यूनिट की तरह एस्टैब्लिश करना है। क्यों? क्योंकि सर क्या इंडिया पाकिस्तान बना ही क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स को ये लगने लगा था कि सर हमारे नीड्स को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमारे ऊपर पूरा सप्रेशन हो रहा है, और हिंदूज को लगने लगा था कि हम मुस्लिम्स के साथ रह ही नहीं सकते हैं। सर सेपरेट होना पड़ा नेशन को। उसका अल्टीमेट अफेक्ट किस पे हुआ? उससे ना सरकार को दिक्कत होगी, ना किसी और को दिक्कत होगी, आम आदमी को दिक्कत होगी। ना जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के घर छिन गए, राइट? तो ये चीज हम सबको समझनी है कि कम्युनलिज्म को फॉलो नहीं करना है, कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देना है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके जो अल्टीमेट अफेक्ट होंगे, उसका जो रिपरकशन होगा वो कॉमन पीपल के ऊपर ही होगा। देन
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्युनलिज्म हमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में देखने को मिलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर आजकल तो कर ही रही हैं, किसी भी एक धर्म को या उसके सिंबल्स को या उनके बाकी सारे इंपॉर्टेंट इमोशंस को वो अराउज करने की कोशिश करती हैं और उनके नाम पे वो वोट मांगने की कोशिश करती हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जब होता है तो एक रिलीजन के अगेंस्ट में होता है कि ऑब्वियसली सर अब कोई एक पर्टिकुलर नेता आ रहा है किसी ग्रुप में, आप जानते हैं कि कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि सारी कम्युनिटीज मिक्सड अप होकर रहती हैं। तो सर अब सपोज मैं जा रहा हूं, मैं कोई नेता हूं और मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर डिमांड कर रहा हूं वोट की, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप तो ठीक है वोट देगा, बट बाकी ग्रुप्स तो लेफ्ट आउट फील करेंगे ना कि सर हमारा क्या, हम भी तो बिलोंग कर रहे हैं ना किसी रिलीजियस ग्रुप से, तो आप हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को या हमारे एस्पिरेशंस को क्यों नहीं ध्यान रखना चाहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही क्यों वोट मांग रहे हैं, उनके ऊपर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी अमंग्स द पीपल। और कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मसक्कर उसी का अल्टीमेट रिजल्ट है। इंडिया पाकिस्तान का जो स्टोरी मैंने आपको बताया, और इवन पार्टीशन नहीं, पार्टीशन के बाद भी कई बार आपको ये दंगे फसाद देखने को मिले हैं, वो भले ही बाबरी मस्जिद का केस हो या 2002 के गुजरात दंगे हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम आंदोलन डिफरेंसेस के कारण ही पूरा देश जला है और पूरे देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था, तो उन्होंने क्या डिमांड की कि सर हम इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाना चाहते हैं जहां पे धर्म प्रधान ना हो, पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग होना चाहिए, हमारे नेशन का कोई भी एक इंपॉर्टेंट एक नेशनल रिलीजन नहीं होगा, तो हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, हर रिलीजन को फ्रीडम दी गई है कि आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर पीपल, कि सर आप अपने रिलीजन को बिल्कुल फॉलो कीजिए, आप उसको बढ़ावा भी दीजिए, बट किसी और के रिलीजियस ग्रुप को अपोज करके वो नहीं होना चाहिए। प्लस सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करेगी, ऑल्दो वो इंटरफेयर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, बट वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हाउसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट लीडर्स, कोई भी किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। बट सर आज के टाइम पे तो वो सब हो रहा है, जो कि शायद बहुत ज्यादा गलत है, और इसीलिए हमने सेक्युलर स्टेट का जो मॉडल है वो उठाया था। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका एंड दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी सिंगल रिलीजन। सभी इंडिविजुअल कम्युनिटीज को फ्रीडम दी गई है, हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी फ्रीडम है, वो जो चाहें वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और अगर वो ना चाहें वो रिलीजन अगर उन्हें कोई रिलीजन नहीं भी फॉलो करना है, वी आर फ्री टू डू इट। The Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion. रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच में किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ताकि इक्वालिटी एग्जिस्ट की जा सके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी के अंदर या कोई भी सोशल इविल चल रहा है, उसे भी इरेडिकेट करने में हेल्प करे, लाइक अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों के ऊपर इंटरफेरेंस तो कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स को रन नहीं कर सकती है, राइट। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट, should not be seen as a threat to some people. कम्युनलिज्म किसी ग्रुप या व्यक्ति विशेष के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि वो पूरे इंडिया या पूरे नेशन के लिए ही एक थ्रेट है, एंड दैट इज वाई कम्युनलिज्म को हमें रोकना है, हमें उसे कॉम्बैट करना है। कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ पोस्ट आए, कभी भी आपके सामने ऐसी कुछ बातें हो जहां पे धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की बात की जा रही हो, या एक धर्म को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर बताया जा रहा हो, उन पर भरोसा मत कीजिए। पॉलिटिक्स हमारी जो है वो धर्म का इस्तेमाल करके खुद को सिर्फ पावर में लाना चाहती है। 10 साल बाद वो शायद पावर से चले जाएंगे, बट ये जो डिवीजन वो क्रिएट करेंगे वो सालों सालों तक रहेंगे। कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के चले गए हैं, 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो चला आ रहा है। उसे हमें खत्म करना है, उसे हमें रोकना है, और कोशिश करनी है कि इक्वालिटी और यूनिटी को स्टैब्लिश किया जाए सोसाइटी के अंदर। कम्युनल प्रेजुडाइसेस और प्रोपागेंडा को भी हमें रोकना है, काउंटर करना है, और हर रोज ऐसे कई सारे रिलीजियस बिलीफ्स और डोगमास और प्रेजुडाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। हमें उन सबको ओवरकम करना है और कोशिश करनी है कि एक इक्वल सोसाइटी, एक पीसफुल सोसाइटी के अंदर हम रहना शुरू कर दें, राइट। तो आई होप ये कम्युनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो कास्ट की मैं जब बात करता हूं तो सर जेंडर और रिलीजन समहाउ वो एक कंट्री बेसिस पे हम बात कर सकते थे, बट कास्ट जो है वो बहुत ही यूनिक है इंडियन इंडियन सिनेरियो के रिगार्डिंग, ठीक है। हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ डिवीजन होते हैं, लेबर डिवीजन, कलर डिवीजन, ऑल दोस डिवीजन। बस कास्ट डिवीजन जो है वो कास्ट डिवीजन इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक है। और ये कास्ट होता क्या है, देखिए, कास्ट का मतलब होता है जाति। सिंपल शब्दों में मैं अगर बताऊं, कास्ट का मतलब होता है जाति, और जाति का मतलब होते हैं प्रोफेशनल ग्रुप्स। अब ये कास्ट बनी कैसे सर?
हम जानते हैं कि पहले हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, जो वैदिक सोसाइटी थी, वहां पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 4 वर्णों के बीच में। किसके बीच में? 4 वर्ण के बीच में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन कर दी गई थी। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू हुई, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन आने शुरू हुए कि सर इन 4 से हटकर कई सारे नए प्रोफेशन आने शुरू हुए। गोल्डस्मिथ हो गए, जूते चप्पल का काम करने वाले लोग हो गए, घर बनाने वाले लोग हो गए, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हो गए, मछली पकड़ने वाले लोग हो गए। सर ये तो कई सारे डिवीजन हो गए, अब इनको हम कैसे इंक्लूड करें? तो सर वर्ण तो 4 हैं, ये तो उन्होंने ब्राह्मणों ने पहले बता दिया था कि वर्ण तो सिर्फ 4 ही हैं। अब नए लोग आए तो इन्हें कैसे सोसाइटी में लेकर आए? तो वर्ण के अलावा उन्होंने बनानी शुरू की जाति। और जाति कैसे बनाई गई कि सर एक प्रोफेशनल ग्रुप, कोई एक ग्रुप है जो एक ही प्रोफेशन कर रहा है, उन सबको उठा के एक जाति बना दी गई। तो कास्ट इज अ प्रोफेशनल ग्रुप। तो अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके 4 फादर्स उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्डस्मिथ, सोनी जिनको हम बोलते हैं, वो लोग कौन होते थे? सर वो लोग होते थे जो सोने का काम करते थे। मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते थे। अब ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आज भी वो व्यक्ति वही काम कर रहा हो, डिवीजन खत्म हो चुका है, चेंजेस आ चुके हैं सोसाइटी में, लेकिन फिर भी हमारी वो आइडेंटिटी बना दी गई कि सर आप उस प्रोफेशनल ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो एंशियंट टाइम में वो प्रोफेशनल ग्रुप हेरिडिटरी बन गया कि आने वाले जो आपकी जनरेशन होंगी वो भी उसी काम को करेंगे, और इसी को कहा गया कास्ट। और कास्ट सिस्टम जो है इसी का एक्सट्रीम फॉर्म है जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो आई होप आपको याद होगा, कास्ट मींस प्रोफेशनल ग्रुप्स। ठीक है, इस हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन में क्या किया जाता है कि सर यहाँ पे रिचुअल्स के द्वारा इन्हें सैंक्टिफाई कर दिया जाता है कि नहीं सर ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमें इनको मानना ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंशिएंट सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और उसके बाद जातियां बना दी गई। तो हर एक जाति का अपना रिचुअल स्टेटस होता था कि कुछ जाति को हायर रखा गया, कुछ जाति को नीचे रखा गया। और इन्हीं कास्ट डिवीजन के चलते आप देखेंगे कि एक सेपरेट डिवीजन क्रिएट हो गया पूरी सोसाइटी के अंदर। कैसे? कि अब सेम कास्ट ग्रुप के जो लोग होंगे उन्होंने अपनी एक अलग सोशल कम्युनिटी बना ली। ठीक है, उन्होंने अपनी एक अलग जाति, एक अलग ग्रुप ही बना लिया, सोसाइटी में एक अलग ग्रुप बन गए वो अपने आप में। और अब उन्होंने, क्योंकि वो सेम ऑक्यूपेशन करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक अलग ग्रुप के फॉर्म में सेपरेट कर लिया। अब एक आइडिया ये हुआ कि अब हमें विद इन द कास्ट ग्रुप करना है। इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती ना, आपको पता होगा कितना ज्यादा प्रोहिबिटेड है इंडियन सोसाइटी के अंदर, ऑल्दो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो एक आइडिया बन गया कि आपको विद इन द कास्ट शादी करनी है, और आप विद इन द कास्ट जो है अपने कास्ट मेंबर्स के साथ ही खाना खाएंगे, ऊंची या नीची जाति के साथ खाना भी नहीं खा सकते या उठ बैठ नहीं सकते। एंड दिस इज हाउ इट क्रिएटेड अ डिवीजन बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल। हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट होना शुरू हो गया। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। और इसी कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट जो थे वो तो ठीक है, बट लोअर कास्ट के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। एक गलत सिस्टम, एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम स्टैब्लिश हो गया और उनको आउटकास्ट करार दे दिया गया, अनटचेबल करार कर दिया गया, और उन्हें सोसाइटी से एकदम ही अलग कर दिया गया। और आप देखेंगे कि थ्रू आउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट कई सारे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में काम भी किया। मैं बात करूं ईवी रामास्वामी नायकर, मैं बात करूं B.R. अम्बेडकर जी के बारे में, मैं बात करूं ज्योतिबा फुले के बारे में, मैं बात करूं गांधी जी के बारे में, इन सब ने कास्ट सिस्टम का अपोजिशन किया। उन्होंने कहा कि कास्ट इज नथिंग, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल ग्रुप है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रोफेशन कर सकता है, उससे आप उसे है तो हम सब ह्यूमन ही ना अल्टीमेटली। मैं भले ही कुछ भी काम करूं, अल्टीमेटली मैं हूं तो इंसान ही, तो मैं अनटचेबल कैसे हो गया? मुझमें क्या ऐसा अलग हो गया या गलत हो गया कि मुझे आप एक सोसाइटी का हिस्सा ट्रीट नहीं कर रहे हैं? ये अगेन जैसे जेंडर डिवीजन हमारी सोसाइटी में बनना शुरू हुआ, वैसे ही ये कास्ट डिवीजन भी हमारी सोसाइटी ने बनाया, स्टीरियोटाइप किया इसको। एक विचार हमारे माइंड में क्रिएट कर दिया कि लोअर कास्ट ग्रुप जो है उनको अलग ही रखना है, उनको बुरे तरीके से ही ट्रीट करना है, वो मेन सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये कास्ट डिवीजन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता गया, बहुत ज्यादा फैलता गया, राइट। और इसी के कारण आप देखेंगे कि कास्ट और कास्ट सिस्टम मॉडर्न और इन्हीं सारे लीडर्स के बढ़ते हुए कामों के कारण और रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए, कास्ट और कास्ट सिस्टम आज जो मॉडर्न इंडिया में है वो बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऑल्दो मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण, लिटरेसी और एजुकेशन आने के कारण कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कास्ट सिस्टम इज नथिंग, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और अर्बन एरिया में तो मोबिलाइजेशन भी इतना हो गया है सोसाइटी का कि हर एक ग्रुप आज के टाइम पे अर्बन एरिया में रह रहा है। विलेजेस में तो शायद अभी भी ये फॉलो होता है, बट अर्बन एरिया में हम कभी भी किसी से नहीं पूछते एक रेस्टोरेंट में कि हमारे बगल में बैठ के कौन खाना खा रहा है या हमारे लिए खाना किसने बनाया, राइट। या फिर चाय की टपरी में हम कभी भी उस व्यक्ति की कास्ट नहीं पूछते कि सर आप किस कास्ट से हैं, आप चाय बना के दे रहे हैं। तो अर्बन एरियाज में और बाकी सारी इन सब चीज़ों के चलते कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक
जो डिक्लाइन हो गया है, बट अभी भी कास्ट हमें कई सारी जगहों पे देखने को मिलता है और पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स और कास्ट का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है। ठीक है, तो हमें कभी भी ये फर्क नहीं पड़ता है अर्बन एरियाज में कि हमारे बगल में कौन चल रहा है, कौन रह रहा है, कौन खा रहा है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कास्ट के ऊपर इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन डिवीजन को देखते हुए भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि सर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे खत्म करना है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इन सब चीज़ों के चलते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल्स प्रोवाइड कराए हैं कि हमें इस कास्ट बेस्ड डिवीजन और इस इनजस्टिस वाले सिस्टम को खत्म करना है और सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। Yet caste has not disappeared from contemporary India. अभी भी कास्ट के जो पुराने एस्पेक्ट हैं वो परसिस्ट करते हैं। अभी भी कई सारे लोग अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं करना चाहते। इंटरकास्ट मैरिज अभी भी शायद उतनी ज़्यादा वो नहीं हुई है। अनटचेबिलिटी अभी भी आप देश के या हमारे इंडिया के विलेज एरियाज में चले जाइए या दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, आज भी अनटचेबिलिटी जो है वो फॉलो की जाती है कि सर आप अगर विलेजेस को देखेंगे तो पहले के टाइम पे विलेजेस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था कि विलेजेस डिवाइड कर दिए जाते थे। ठीक है, विलेजेस क्या किए जाते थे, डिवाइड कर दिए जाते थे कि यहाँ इस पूरे ग्रुप में एक कास्ट के लोग रहेंगे, इस पूरे ग्रुप में एक कास्ट के लोग रहेंगे। तो इस तरीके से पूरे विलेज को डिवाइड कर दिया जाता था और जो आउटकास्ट लोग होते थे उन्हें विलेज के बाहर रखा जाता था, उन्हें विलेज के आना अंदर अलाउ ही नहीं होता था। सिर्फ कुछ कामों से वो आ सकते थे, विलेज में से वो पानी नहीं भर सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उन्हें अछूत ट्रीट किया जाता था, उन्हें मतलब ऐसा ट्रीट किया जाता था कि आप है ही नहीं, आप दूर रहो हमसे, आप पल्यूट कर दोगे हमें। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सब ह्यूमन इट इज, कितना बुरा है ये, आप किसी इंसान को ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑल दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और हमारे लीडर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहा और आगे चल के इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। अब चूंकि लोअर कास्ट को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखा तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिला, जिसके कारण वो डिसएडवांटेज हो गए। एजुकेशन नहीं मिलने से उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली बेटर, जॉब नहीं मिलने से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने से उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो गिरता चला गया और एक पॉइंट आया जहां पे वो एकदम ही पुअर और डेस्टिट्यूट हो गए। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा करने के लिए और इसके कारण उनकी सोसाइटी में जो उनका पोजीशन है वो और खराब हो गया और बुरा हो गया एंड उनके सोशल स्टेटस का डिटेरियोरेशन होता ही चला गया। Those groups that did not have the education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind। और इसी कारण से आप देखेंगे कि आज भी लार्ज नंबर ऑफ अपर कास्ट जो लोग थे वो अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और लोअर क्लास ग्रुप हमेशा गरीब उसमें आते थे, लोअर कास्ट ग्रुप जो होते थे। ऑल्दो ये चेंज होना शुरू हुआ है प्रेजेंट टाइम्स में, बट स्टिल इसका जो रिपरकशन थे या जो इसके प्रॉब्लम्स थे वो बहुत लंबे वक्त तक हमें देखने को मिले थे। और कास्ट आज भी जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और कास्ट आज भी हमें इकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलते हैं कि अपर कास्ट लोग दे आर रिच, लोअर कास्ट लोग दे आर कंपैरेटिवली पुअर। तो अब हम बात करते हैं कि सर ये जो कास्टिज्म है, ऑल्दो ये कम्युनलिज्म के जैसा ही होता है, कम्युनलिज्म की तरह ही फॉलो किया जाता है और इसमें भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि सर कास्ट के जो एक व्यक्ति किसी कास्ट से बिलोंग कर रहा है वो एक सोशल कम्युनिटी बना लेता है कि सर जो सेम कास्ट के लोग हैं वो एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी है, वो सोसाइटी के अंदर अपने आप में एक सेपरेट कम्युनिटी है जिनके इंटरेस्ट अपने आप में सेम है और वो दूसरे कास्ट के अपोजिशन में है, वो दूसरे कास्ट के सिमिलर नहीं हो सकती हैं। कास्ट, अब पॉलिटिक्स की मैं जब बात करता हूं तो पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट के अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे जब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चूज करती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप से ही बिलोंग करने वाले लोगों को या कास्ट ग्रुप के कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखने की कोशिश करती हैं और अलग अलग कास्ट के लोगों को वो सपोर्ट करती हैं, अलग अलग कास्ट के लोगों को उतारती हैं ताकि वो प्रॉपर पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो मस्टर कर सकें। कि सपोज मैं बात करूं कि सर वो कास्ट को ध्यान में रखती हैं अपने कैंडिडेट्स को उतारने से पहले ताकि लोग ज़्यादा क्लोजनेस फील करें और उन्हें वो वोट मिल पाए। जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ये भी ध्यान रखती हैं कि अलग अलग कास्ट के लोगों को अपनी गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाए ताकि देश के सारे लोग उस गवर्नमेंट के साथ एक एफिलिएशन फाइंड कर पाएं। ट्राइबल पीपल जो है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी वो प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कास्ट के नाम पर अपील भी करते हैं वोटिंग के बारे में कि सर हम आप ही के कास्ट से बिलोंग करते हैं, प्लीज हमें आप वोट दीजिए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर द कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। बीएसपी की मैं बात करूं, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड पार्टी है। ठीक है, मैं बात करूं सपा के बारे में, समाजवादी पार्टी, सर वो भी पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड पार्टी है कि सर हम इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही पार्टी बना रहे हैं, ये एक कास्ट के लिए ही पार्टी है। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सर एक पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर कास्ट मेजॉरिटी में है, तो अगर वो कास्ट बेस्ड पार्टी बनाएंगे तो वहां पे उनको उसका सपोर्ट मिल जाएगा। तो इंडिया के अंदर इस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर।
Universal adult franchise and principle of one vote, one value compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hit hurt or treated as inferior and low. कि सर इन्हीं सब चीज़ों के चलते, वन पर्सन वन वोट और इन सब चीज़ों के चलते कि सर हमें तो मेजॉरिटी वोट चाहिए तभी हम पॉलिटिक्स में अपने आप को बना के रख पाएंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत हो गई। और यहीं से जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होनी शुरू हुई तो ये समझ आने लगा कि कुछ कास्ट जो है वो लोअर है, कुछ कास्ट जो है अपर है। अब पार्टीज बनना शुरू हुई, पार्टीज ने लोअर कास्ट सेंटिमेंट्स को उठाना शुरू किया कि सी आपके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है, अगर हम आपकी कास्ट से बिलोंग करते हैं और अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपके लिए काम करेंगे, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और आपके साथ जो इतने सालों तक बुरा व्यवहार हुआ है उन सबको हम खत्म करेंगे और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे। But the focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. तो अब इससे हमें क्या लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं इलेक्शंस जो है वो पूरी तरीके से कास्ट या रिलीजन पर ही बेस्ड हैं। बट ये भी पूरी तरीके से हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप कैसे बताएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में कौन सी कास्ट रहती है? क्योंकि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कास्ट के लोग रह रहे होते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 लाख लोगों के अंदर, अब जरूरी नहीं कि सब 10 के 10 लाख लोग एक ही कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, सब अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके से एक कास्ट के ऊपर फेवर नहीं कर सकती है। तो हर कैंडिडेट और हर पार्टी को हर एक कास्ट का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा ताकि वो पावर में आ सके, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और कई बार ऐसा होता है कि सेम कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते हैं। एंड सी दिस इज अ वेरी गुड कार्टून और हैप्पी कार्टून, मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा फनी बेसिकली, जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कास्ट बेस्ड जो वोटिंग होती है वो चलती है और पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से कास्ट को अपने माइंड में रखते हुए पॉलिटिक्स लड़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सर अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। कई बार होता है ना कि सर पार्टी, कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी वो एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट कर रही हो लेकिन उस कास्ट के सभी मेंबर उसी पार्टी को वोट करें, फाइन। और जब लोग कहते हैं कि कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, उसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के जो वोटर्स हैं वो उसी कास्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं। कई बार होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सेम कास्ट के कई सारे मेंबर्स को खड़ा कर दे, सर वो भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन कैंडिडेट जीतेगा? कई बार होता है कि एक व्यक्ति को अपने कास्ट के मेंबर को वोट ना देके दूसरे को देना है, या कई बार होता है कि सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो कास्ट का रूल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हमारी पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कास्ट पर ही बेस्ड है। क्लियरली व्हाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। कि सर कास्ट इंपॉर्टेंट है बट कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं कि पर्टिकुलरली वोटर ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से वो बंदा बिलोंग कर रहा है। क्योंकि होता है ना पॉलिटिकल एफिलिएशन कि हम पार्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू कैंडिडेट, कि हमें बीजेपी पता है बट कैंडिडेट कौन है वो नहीं पता, हमें कांग्रेस पता है बट कैंडिडेट कौन है वो हमें नहीं पता। तो ऐसा होता है कि सर पॉलिटिकल पार्टी से लोगों का ज्यादा अफिलिएशन होता है एज कंपेयर टू कास्ट और कम्युनिटी। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटीज, उनके अलग अलग विचार और इंटरेस्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। तो जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही व्यक्ति को वोट करें या एक ही कास्ट के व्यक्ति को वोट करें। कि सर हम सब बिलोंग लोअर कास्ट से ही कर रहे हैं बट मैं लोअर कास्ट में मेरा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत खराब है और जो व्यक्ति पावर में आ रहा है वो अपर बेटर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के लिए काम करता है, आई विल नॉट वोट फॉर हिम पर्टिकुलरली, राइट। Rich and poor or men and women from the same caste often vote very differently. Rich और poor men and women वो भी अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। और लोगों का असेसमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के काम और पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से होता है और वो एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है अदर देन कास्ट। तो हमें क्या समझ आया कि ऑल्दो कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, बट कहीं ना कहीं सर उसके अलावा भी हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां कास्ट के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के इलेक्शन जीतने में। अब यहां पे हमने देखा कि कास्ट का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, बट पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है उन्हें पॉलिटिकल एरेना में लाकर। कैसे? कि सर आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि सर इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज। की कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट रिडन नहीं होती है, कास्ट को पॉलिटिसाइज किया जाता है। कैसे? ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर एंड बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। क्या होता है कि सपोज पहले क्या है कि सपोज सर 1 2 3 4 कि सर ये एक मेजर कास्ट है और ये छोटी छोटी कास्ट है। तो ये व्यक्ति क्या करने की कोशिश करेगा, ये कास्ट ग्रुप क्या करने की कोशिश करेगा कि मैं इन सबको अपने साथ ले आ लूं।
अब इससे क्या फायदा होगा कि इस कास्ट के भी वोटर्स जो हैं इनको वोट करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि कई बार जो छोटी छोटी कास्ट होती हैं उनको बड़ी एक कास्ट जो है मर्ज करने की कोशिश करती है अपने साथ, ताकि जो एक वोट बैंक है उन्हें मिल सके। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कास्ट मोबिलाइजेशन हो रहा है कि अब जो एक सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, वो सब मिलके एक बन जा रही हैं। कई सारी कास्ट ग्रुप जो होती हैं वो कोalition में भी आती हैं, राइट। अलग अलग कास्ट ग्रुप को कोalition में कई बार आना पड़ता है पावर लेने के लिए। उसके कारण क्या हो रहा है सर, कास्ट के बीच में अभी तक जो एक आइडिया बना आ रहा है कि हर एक कास्ट अपने आप में एक अलग सोशल कम्युनिटी है, सबके अपने नीड और इंटरेस्ट हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो खत्म हो गई। और अलग अलग कास्ट ग्रुप और पॉलिटिक्स में जब साथ में आते हैं तो लोगों का भी कहीं ना कहीं मर्जर हो जाता है, उनके भी जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म होने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि सर न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप देखेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स के इशू के चलते ही आप देखेंगे कि कई सारे अलग अलग कास्ट ग्रुप निकल कर आ रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नई नई कास्ट ग्रुप्स बनती जा रही हैं जिनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं हम भी इसमें एक अहम हिस्सा है कि हमने अपर और लोअर कास्ट तो देख लिया, बट बीच में भी तो कुछ कास्ट हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कई सारी ऐसी कास्ट हैं जिनको आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला या जिन पे हमारा फोकस नहीं जाता है, बट पॉलिटिसाइजेशन होने के कारण अब अलग अलग कास्ट के ग्रुप बन गए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट, राइट। In some situations, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power। और इसी केस में हम देखें कि पॉलिटिक्स में जब उनका एक्सप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज भी दे देते हैं डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को, कि आप अपनी पॉलिटिकल नीड्स और एस्पिरेशंस को आगे रख सकें। कि सपोज मैं पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ और इतने टाइम से मेरे कास्ट के लिए कोई काम नहीं हुआ या पॉलिटिक्स में उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला या पॉलिटिकल पार्टीज मेरे कास्ट के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अब एक चांस है कि मैं अपने वेलबींग के लिए काम कर सकूं और अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकूं। और इस सेंस में आप देखेंगे कि कई सारे जो दलित्स हैं, ओबीसी कास्ट हैं, उनको आगे आके मौका मिला कि वो अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस को पुट अप कर सकें, अपनी डिमांड्स को आगे रख सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। कई सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिमांड भी की है और एजिटेशन भी किया है कि सर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए, मोर एक्सेस मिलना चाहिए लोगों को इक्वालिटी की तरफ, रिसोर्सेज की तरफ, ताकि सबका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो आप देखेंगे कि कास्ट का ये जो सेम टाइम कास्ट पे जो हमारा फोकस है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में आने से, कि पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है कास्ट का वो लोअर कास्ट या बैकवर्ड कास्ट को एक बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट भी प्ले करता है कि सर कास्ट इशूज के चलते या रिलीजियस इशूज के चलते हमारा जो मेन मुद्दा है वो अहम मेन जो फोकस है अहम मुद्दों से हटके दूसरी चीज़ों पे चला जाता है कि सर हमारा देश गरीब हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, बट गवर्नमेंट बात कर रही है रिलीजन और कास्ट की, तो हम उसी में लगे हुए हैं कि सर हमें मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, राइट। तो हम उस मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं, लेकिन जो गरीबी फैल रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, जो इन्फ्लेशन फैल रहा है, हमारा ध्यान उससे भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं कि सर ये जो जेंडर इश्यूज हैं, जेंडर इश्यूज या जेंडर डिविजन्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहे हैं, बट वहीं पे अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भी भटका रहे हैं। तो सर आई होप ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और ये चैप्टर आप सबको क्लियर होगा। बहुत अच्छे से हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की कि आखिर किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में प्रेजेंट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। सो पीपल दैट्स ऑल फॉर इन दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी बातें समझ आई हों, बट इफ कुछ भी रह गया है कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फिर से पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उनके काम क्या क्या होते हैं और वो आखिर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू अपडेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच पीपल।